अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे हैमलेट समरी उसकी और कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस। हैमलेट जो है वो वेस्टर्न आर्ट की बाइबल के अलावा सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाली किताब है। इसे पहला मॉडर्न टेक्स्ट कहा जाता है, पहला साइकोलॉजिकल ड्रामा है, क्योंकि पहला ड्रामा है जो कैरेक्टर्स के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ डील करता है। ये अकलौती ट्रेजेडी है जिसमें हीरो जो है वो एक्ट करने से ज़्यादा सोचता है। इस प्ले का कोई सिंगल मीनिंग नहीं है और ये हर एज का मिरर है। आप ये देखें, हमने हैदर जब इसको मूवी देखी थी तो हमने देखा था कि हैमलेट की जो स्पीचेस हैं, हैमलेट के जो क्वेश्चन हैं, जो उसकी इनर स्ट्रगल है, वो स्टिल टुडे कश्मीर पे भी वैसे ही सही लगती है जैसे कि वो 400 साल पहले जो डेनमार्क के कासल में। रोमांटिक्स जो है वो एक देखते, उन्होंने इसे देखा कि एक सेंसिटिव सोल थी जो कि रियलिटी से क्रश हो गई। फ्राइडियन ने इसमें इडिपल कम्प्लेक्स देखा। एग्जिस्टेंशलिस्ट ने देखा कि एक आदमी है जो कि एक मीनिंगलेस वर्ल्ड को कन्फ्रंट कर रहा है। लेकिन एट इट्स कोर हैमलेट एक रिवेंज ट्रेजेडी है जिसने रिफ्यूज़ कर दिया रिवेंज ट्रेजेडी में। रिवेंज ट्रेजेडी में क्या होता था कि रिवेंज होता था, लेकिन यहाँ हैमलेट जो है वो रिवेंज लेने में नाकाम है। घोस्ट जो है वो एक्शन डिमांड कर रहा है, हैमलेट उसे डिले कर रहा है, और उसी डिले और एक्शन के दरमियान शेक्सपियर ने एक पूरा मॉडर्न माइंड इन्वेंट किया है जो कि सोचता है। सोर्सेज देखें तो प्राइमरी सोर्सेज का जो है वो सेक्सोग्रामेटिक्स का जिस्टर है जो कि बेलाफॉरेस्ट ने रिटेल किया। उसने अपनी बुक में हिस्ट्रीज ट्रेजिक में लिखा। और स्टोरी क्या है, एक डैनिश प्रिंस है जो कि पागलपन का ड्रामा करता है ताकि अपने बाप के मर्डर का बदला ले सके। उसके बाद जो दूसरा सोर्सेज का कहा जाता है वो हैमलेट है, जो कि एक लॉस एलिजाबेथन प्ले है जिसे अब कहा जाता है हैमलेट। ये 1590 में परफॉर्म किया गया था, शायद थॉमस किड था उसने परफॉर्म किया था, जिसको स्पेनिश ट्रेजेडी का भी कहा जाता है। शेक्सपियर ने इस क्रूड, इस रॉ रिवेंज प्लॉट को लिया और उसको एक्सट्रीम पे पहुंचा दिया। डेट ऑफ कंपोजिशन शायद 1600 से 1601 तक है, और इसका एविडेंस जो है वो लिटिल एजेस में आता है जो कि एडल्ट कंपनी के साथ compete कर रहे हैं, क्योंकि ये एक रेफरेंस दिया गया है इस प्ले में। तो ये जो था जिसमें जो यंग एक्टर्स हैं वो एडल्ट कंपनीज़ के साथ compete कर रहे थे, ये इसी अरसे के दौरान हुआ था। की टेक्स्ट इसमें क्या है, पहला क्वार्टो है जो कि 1603 में आया। इसे बैड क्वार्टो भी कहा जाते हैं, और ये कहते हैं कि एक्टर ने अपनी याददाश्त के सहारे एक पायरेटेड रिकन्स्ट्रक्शन की थी जो कि बड़ा ही शॉर्ट और क्रूड फॉर्म था। 1604 से 05 में सेकंड क्वार्टर आया जो कि अथॉरिटेटिव है, और ये क्वार्टर 1 से डबल था। और 1623 में इसका फर्स्ट फोलियो आया जो कि मैनिफेस्टोस डिफरेंट थे, और जो मॉडर्न एडिशंस जो हैं उनको मिलाया गया। और कुछ स्कॉलर कहते हैं कि दो मुख्तलिफ लोगों ने ये लिखे थे, फर्स्ट फोलियो और सेकंड क्वार्टर जो है। प्लॉट समरी 5 एक्ट की है। पहले एक्ट में रिटर्न है, एल्जेनोर कासल है डेनमार्क का, जिसमें प्रिंस हैमलेट जो है वो अपने फादर की डेथ को, जो कि 2 माह पहले उसकी डेथ हुई है, उसको मॉर्न कर रहा है। और वो अपनी माँ की जो जर्ट्रूड की हेस्टी मैरिज है जो उसके अंकल क्लॉडियस से, उस पर गुस्से में है। गार्ड्स और जो उसका दोस्त रेशियो है वो हेमलेट को बताते हैं कि उन्होंने ओल्ड हेमलेट का घोस्ट देखा है, और बैटलमेंट्स पर घोस्ट रिवील करता है कि क्लॉडियस ने उसके कान में जहर डालकर सोते में उसका मर्डर किया। और घोस्ट जो है वो रिवेंज कमांड करता है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि जर्ट्रूड का क्या करना है, तो वो कहता है कि लीव हर टू हेवंस, यानी उसे खुदा पे छोड़ दो। हेमलेट वाव करता है कि वो एंटिक डिस्पोजिशन करेगा ऑन, और वो मैडनेस को फेन करेगा, यानी वो एक, चूँकि वो उसका बाप जो सौतेला बाप है वो अब किंग है और हेमलेट के पास उतनी पावर्स नहीं है, तो अब उससे बदला लेने के लिए वो कहता है कि मैं पागलपन का ड्रामा करूँगा। एक्ट 2 में डायग्नोसिस है जिसमें फिलिया रिपोर्ट करती है कि हेमलेट स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है अपने फादर पोलोनियस को, और पोलोनियल कहता है कि दिस इज़ द वेरी एक्सटेसी ऑफ लव, शायद वो मोहब्बत में पागल हो गया। रोजनक्रेंट्स और गिल्डेनस्टर्न जो कि यूनिवर्सिटी के फ्रेंड हैं वो पहुंचते हैं, उन्हें क्लॉडियस बुलाता है और कहता है कि आप हेमलेट पे स्पाई करें, लेकिन हेमलेट को फ़ौरन से पता चल जाता है। उसके बाद एक ट्रूप ऑफ प्लेयर्स आता है जिससे हेमलेट एक प्लान देता है, और वो कहता है कि वो प्ले करेंगे जो कि उस मर्डर से रिजेंबल करेगा ताकि वो क्लॉडियस का रिएक्शन देख सकें और कैच द कॉन्शियस ऑफ द किंग। और फिर वो अपनी जो सोलेल की है उसमें वो कहता है वट अ रॉग एंड पीजेंट स्लेव एम आई, जिसमें वो अपने आप को अपने इन एक्शन के लिए भी रेट करता है।
एक्ट 3 में आता है माउस ट्रैप, टू बी और नॉट टू बी की ज़ालिल की आती है, और वो सुसाइड के बारे में सोचता है, और फेयर ऑफ डेथ को कहता है कि अनडिस्कवर्ड कंट्री है और हमें क्यों सफरिंग इंड्योर करनी चाहिए जबकि हमारे पास मौत का रास्ता है। और वो ओफेलिया को कहता है कि गेट थी टू अ ननरी क्रूअल और पॉसिबली बिकॉज ही नोज ही इज़ बीइंग वॉच्ड, और पॉसिबली क्योंकि वो मिजोजिनी में पड़ गया है, अपनी माँ पर एतबार उसका उठ गया है, तो अब वो दुनिया की सारी औरतों से नफ़रत करता है। माउस ट्रैप प्ले आता है इसमें। क्लॉडियस जो है वो माउस ट्रैप प्ले में जब देखता है अपने भाई के मर्डर को होता हुआ देखता है, तो उससे पता चल जाता है, वो उठता है और बंद कर देता है ड्रामा और भाग जाता है, और वहाँ हेमलेट को उसका प्रूफ जो है वो मिल लेता है। यहाँ क्लॉडियस जो है वो अपनी एक सवाल की है जिसमें वो कहता है कि माई ऑफेंस इज रैंक, इट स्मेल्स टू हेवन, और वो दुआ करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि वो रिपेंट भी नहीं कर पाता क्योंकि वो अपने क्राइम के फ्रूट को इंजॉय कर रहा है। हेमलेट उसे दुआ करता देखता है, वो उसे मार सकता था लेकिन रिफ्यूज़ करता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर दुआ करता आदमी को अगर मैं मारूंगा तो वो जन्नत में चला जाएगा। और यहाँ ये सबसे मोहलिक किस्म का डील है। हेमलेट जर्ट्रूड को कन्फ्रंट करता है उसकी क्लॉजेट में, और वहाँ वो नॉइज़ सुनता है अपने पीछे, तो वो समझता है ये क्लॉडियस है और वो स्टैब करता है जो कि पोलोनियस होता है और उसे मार देता है। अब घोस्ट अपेयर होता है हेमलेट के सामने, और जर्ट्रूड उसे नहीं देख सकती, और जब वो घोस्ट से बातें करता है तो जर्ट्रूड को लगता है कि ये वाकई पागल हो गया। एक्ट 4 में क्लॉडियस हेमलेट को इंग्लैंड भेजता है रोजेनक्रेंट्ज़ और जिलेंस्टर्न के साथ, और वहाँ उसको एक सील्ड ऑर्डर देता है जिसमें लिखा होता है कि हेमलेट को मार दिया जाए। ओफिलिया पागल हो जाती है और सॉन्ग्स गाती रहती है, और इसी तरह वो गाना गाते गाते जो है वो नदी में उतर जाती है। ऑफ स्टेज डेथ होती है उसकी, ऑन स्टेज रिपोर्ट होती है बड़ी खूबसूरती से, और जो पोलोनियस का बेटा है वो वापस आता है और वो कहता है कि मैं इंतकाम लूँगा। क्लॉडियस उसे कहता है कि तुम्हारी बहन जो है वो हेमलेट की वजह से मारी गई है, इसलिए तुम मुझसे बदला लो। पायरेट जो है वो हेमलेट की शिप को अटैक करते हैं और वो वहाँ से बच के फिर वापस भाग आता है, और जो रोजेनक्रेंट्ज़ और जिलेंस्टर्न हैं वो अपनी डेथ्स की तरफ सील करते हैं, क्योंकि हेमलेट ने अपनी जगह उस सील्ड एनवेलप में उन दोनों का नाम लिख दिया होता है। एक्ट 5 में ग्रेव डिगर का सीन आता है जहाँ पे ओफिलिया की ग्रेव डिग करते हुए वहाँ पे यॉरिक की स्कल मिलती है जो कि किसी ज़माने में रॉयल जस्टर था, और वहाँ पे हेमलेट फिर एक स्पीच देता है और डेथ की लेवलिंग पावर देखता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट भी डस्ट बन गया था। उसके बाद ओफिलिया का फ्यूनरल प्रोसेशन एंटर होता है। हेमलेट उसके भाई से लड़ता है उसकी ग्रेव में और कहता है कि मैं ओफिलिया से मोहब्बत करता था। क्लॉडियस एक फ्रेंडली ड्यूअल अरेंज करवाता है हेमलेट और लैटिस में, और वो कहता है कि जो तुम्हारी तलवार है उसको पॉइजन किया जाएगा, और क्लॉडियस जो है पॉइजन को एज ड्रिंक भी तैयार करता है अगर हेमलेट ना मारा जाता तो। इस ड्यूअल के बाद हेमलेट के पहली बार जब हिट करता है उसको, तो जर्ट्रूड जो है वो उसके लिए ड्रिंक करती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन वो उसी पॉइजन कप में से ड्रिंक कर लेती है और वहीं मर जाती है। अब वो जो लाठीज़ है वो हेमलेट को उसी पॉइजन जो रेपियर है उससे वूंड कर देता है, और यहीं पे उनकी जो तलवारें हैं वो बदल जाती हैं और उसी तलवार से उसको ख़ुद को भी कट लगता है। अब जर्ट्रूड की डेथ रिवील होती है और लार्टिस कन्फेस कर लेता है प्लॉट को कि ये सारा प्लॉट क्लॉडियस ने बनाया था। उसके बाद हेमलेट जो है वो किंग को भी स्टैब करता है और उसे भी पॉइजन पीने पर फोर्स करता है। सब लोग जो हैं सिवाय लार्टिस की डेथ हो गई है पॉइजन से। हेमलेट जो है वो अपने दोस्तों रेशियो की बाहों में फौत हो जाता है और वो कहता है कि तुम जिंदा रहना और ये स्टोरी सबको बताना। नॉर्वे का जो फोर्टिन ब्रेस है वो एंटर होता है, क्राउन लेता है और ऑर्डर करता है कि वो इस सोल्जर को एक अच्छा फ्यूनरल दें। मेजर कैरेक्टर्स में हेमलेट है, मेलनक्लिक प्रिंस है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है विटनबर्ग पे, विटी है, सेल्फ अवेयर है, क्रूअल है, टेंडर है, और थॉट ने उसे पैरालाइज कर दिया। उसकी जो जहानत है वही उसकी बीमारी है। क्लॉडियस एक स्माइलिंग विलन है, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है लेकिन एक प्रैक्टिकल चार्मिंग पॉलिटिशियन है, जेन्युइनली लव करता है जर्ट्रूड को, उसको पॉइजन से बचाना चाहता है, उसका गिल्ट उसे टॉर्मेंट करता है लेकिन बहरहाल वो पावर उसके हवाले नहीं करता। जर्ट्रूड जो है वो एक पजल है। स्टिल यू आर नॉट श्योर आप पूरे ड्रामा में कि क्या वो मर्डर के बारे में जानती थी। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, बहुत से लोग ये शो करते हैं कि उसे नहीं पता था। वो कुछ कहते हैं कि उसने पॉइजन कप को डेलिबरेटली पिया था,
और कुछ कहते हैं कि वो सुसाइड कर रही थी और कुछ कहते हैं कि वो अपने बेटे के लिए सेक्रीफाइस कर रही थी। पोलोनियस जो है वो एक टीडियस ओल्ड फूल है, ब्यूरोक्रेटिक है, मेडलिंग है, सेंटेंटेशियस है। वो कहता है कि टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। इसके बावजूद वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और उसका मर्डर जो है वो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, क्योंकि अब हैमलेट जो है वो एक कातिल भी है। उसने अपनी जो लवर है उसके बाप को मार दिया है, तो उसकी लव लाइफ भी ख़त्म है। इसके अलावा अब उससे रिवेंज भी लिया जाएगा। और फिलिया जो है वो सबसे मासूम कैरेक्टर है, क्योंकि वो अपने फादर, ब्रदर और लवर के दरमियान फंसी हुई है। उसे हर कोई कहता है कि अलग से सोचो, और उसकी मैडनेस जो है वो इकलौती ऑथेंटिक स्पीच है जो कि वो कोर्ट में देती है। रेशियो एक फेथफुल फ्रेंड है, स्कॉलर है, रिलायबल है, ऑडियंस का एंकर है और वो सर्वाइव करता है, इकलौता सर्वाइवर है। हैमलेट का फॉयल है, वो भी अपने बाप का रिवेंज लेना चाहता है, लेकिन हैमलेट की तरह के बजाय वो फ़ौरन से एक्ट करता है और उसका पैशन जो है वो वायलेंट और अनरिफ्लेक्टिव है। घोस्ट एक एम्बिगुअस स्पिरिट है, क्या वो वाकई ओल्ड हैमलेट था या वो कोई डेवल था या वो कोई पर्गेट्रियल सोल था। वो डिमांड करता है जस्टिस को, लेकिन हैमलेट को एक साइकिल ऑफ वायलेंस के ट्रैप में वो फंसा देता है। मेजर थीम्स की पहली थीम है एक्शन वर्सेस इनएक्शन। हैमलेट ने एक्ट क्यों नहीं किया? पहला रीज़न हो सकता है रिलीजन, जैसे कि वो प्रेइंग क्लाउडियस को किल नहीं करता। दूसरा साइकोलॉजिकल हो सकता है, क्योंकि वो थिंकर है, वो किलर नहीं है। तीसरा इडिपल, क्योंकि क्लाउडियस ने वो किया जो हैमलेट अनकॉन्शियसली करना चाहता था, अपने उसके बाप को मारा, उसकी माँ से शादी कर ली, इसलिए वो अपने इडिपल कम्प्लेक्स को मारे बगैर क्लाउडियस को नहीं मार सकता। या फिलोसफिकल है, जो कि लेटर क्रिटिक्स और नीचे ने कहा कि हैमलेट ने सारा कुछ देख लिया है और इस रॉटन वर्ल्ड में उसे रिवेंज जो है वो मीनलेस फील होता है। दूसरा इसकी जो थीम है वो है मैडनेस, रियल थी या फेम थी। हैमलेट की जो एंटिक डिस्पोजिशन थी वो स्ट्रेटेजिक थी, लेकिन फिर वो एक जेन्युइन डिस्पेयर में तब्दील हो जाती है। यानी पहले आप देखते हैं कि उसने एक ड्रामा किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सचमुच जो है वो एक डिप्रेशन में चला जाता है। अगर आप ओफिलिया की तरफ से उसकी क्रूएलिटी देखें, उसकी सुसाइडल सोलकिस देखें, उसका एराटिक वायलेंस देखें, समझ नहीं आती कि कहाँ वो एक्ट कर रहा है और कहाँ वो ट्रूली मैडनेस में चला गया है। लेकिन फिलिया की मैडनेस जो है वो ट्रेजिकली रियल है और उसकी वर्बल विट के बजाय वो नॉनसेंस गाती रहती है, और मैडनेस से जो उसकी लैंग्वेज भी चली जाती है और उसकी लाइफ भी उसी मैडनेस में चली जाती है। डेथ एंड आफ्टर लाइफ का बड़ी एक थीम है इसमें। प्ले जो है वो कॉप्सेस से बड़ा ऑब्सेस्ड है। यानी पोलोनियस जो है वो एरेज के पीछे पड़ा हुआ है, उसकी डेड बॉडी है, यॉरिक की स्कल आती है, ओफिलिया ग्रेव में आती है। फुल जो फाइनल स्टेज है उसमें भी सारी की सारी लाशें जो हैं वो बिखरी हुई हैं। तो द फियर ऑफ अनडिस्कवर्ड कंट्री हैमलेट को पैरालाइज कर देता है। अगर डेथ स्लीप है तो सुसाइड ईजी है, लेकिन क्या है अगर ड्रीम्स जो हैं वो हेलिश हों? और ग्रेव डिगर के सीन में देखें तो डेथ एज ए मटेरियल लेवलिंग, यानी दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उनको बराबर कर देती है। अलेक्जेंडर की डस्ट भी जो है वो एक बंग होल पर स्टॉप कर रही है। इसी तरह एक थीम है इसकी अपेयरेंस वर्सेस रियलिटी। जैसे सीम्स मैडम आई नो नॉट सीम्स, हैमलेट जो है वो आउटवर्ड परफॉर्मेंस को रिजेक्ट करता है, लेकिन फिर भी वो मैडनेस को परफॉर्म करता है। इसी तरह क्लॉडियस जो है वो अल्टीमेट एक्टर है। वन मे स्माइल एंड बी ए विलन। वो वाकई, क्योंकि उसने अपेरेंटली स्माइल करता है लेकिन विलन है। इसी तरह प्ले विद इन अ प्ले भी एक ग्रेट मेटाफर है कि थिएटर जो है वो ट्रुथ को ट्रैप कर लेता है। फिर एक है विमेन एंड मिसोजिनी, फ्रैलिटी दाई नेम इज़ विमेन। हैमलेट जो है वो डिस्गस्ट से कहता है जर्ट्रूड की सेक्सुअलिटी को ट्रांसफ़र करता है ओफिलिया में। द ननरी सीन जो है वो कन्वेंट और ब्रॉथल को कन्फ्लेट कर देता है कि जो एक कॉन्वेंट है वो भी एक ब्रॉथल की तरह है। ओफिलिया में कोई एजेंसी नहीं है। वो उसका बाप उसको कुछ कह रहा है, कुछ उसका भाई कह रहा है, कुछ उसका लवर कह रहा है, और उसके लिए इकलौता एस्केप क्या था? उसका पागलपन और उसकी ड्राउनिंग। अगर की सीन्स का स्ट्रक्चर्स देखें तो पहला एक सोलोकिस हैं जो कि मैपिंग ऑफ माइंड है, जैसे ओ दैट दिस टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट। इसमें सुसाइडल ग्रीफ है, उसकी मदर की रीमैरिज का ग्रीफ है। इसके बाद ओ यू ऑल होस्ट ऑफ हेवन, इसमें वो रिवेंज करता है घोस्ट की रिवलेशन के बाद।
और उसमें ओ व्हाट अ रॉग एंड पीजेंट स्लेव आई एम, इसमें वो अपने आप को तनकीद कर रहा है। टू बी और नॉट टू बी एक फिलोसफिकल हार्ट ऑफ द प्ले है, सुसाइड, फियर ऑफ डेथ, एंड्योरेंस, नाउ माइट आई डू इट पार्ट। हैमलेट क्लॉडियस को देखता है दुआ करते हुए और कहता है इसको नहीं मारूंगा। हाउ ऑल ओकेजन्स डू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी, इसमें वो रिजॉल्व करता है कि वो एक्शन करेगा ये देखने के बाद कि फॉर्टिन प्रेस की आर्मी जो है वो एक फजूल पैच ऑफ लैंड के लिए कर रही है, जबकि वो जो है वो अपने बाप के कत्ल को भी डिफेंड नहीं कर सका। माउस ट्रैप है जो कि एक टर्निंग पॉइंट है जिसमें हैमलेट जो प्लेयर्स को डायरेक्ट करता है और क्लॉडियस को उठते हुए देखता है। उसके अलावा क्लोजेट का सीन है जिसमें घोस्ट अपेयर होता है। ये वाहिद सीन है जिसमें हैमलेट जो है वो जर्ट्रूड को कन्फ्रंट करता है और पोलोनियस को किल करता है। और यहाँ पे जो इससे पहले जितना कुछ चल रहा था वो आर्ग्यूमेंट चल रहा था, लेकिन जब वो पोलोनियस के मर्डर के बाद वो हॉरर में तब्दील हो गया। उसके अलावा ग्रेव डिगर जो है वो कॉमिक रिलीफ भी हैं, प्रोफाउंड फिलॉसफी भी हैं, क्योंकि वो सुसाइड पर डिस्कशन करते हैं और ओफिलिया की ग्रेव डिग करते हैं। और हैमलेट जो है वो यॉरिक के स्कल को देखता है, 20,000 डेज सिंस ही किस्ड दैट फेस, और डेथ जो है वो एनहिलेट कर देती है डिफरेंस को। क्रिटिकल अप्रोचेज में कॉलरिज और गोइटे ने इसे रोमांटिकली क्रिटिसाइज़ किया गया है कि वो एक सेंसिटिव सोल था जिसका इंटेलेक्ट जो है वो उसकी विल को ओवरवेलम कर लेता है और बहुत ज़्यादा सोचता है। विक्टोरियन की जो क्रिटिसिज्म है जिसमें सी ब्रेडले ने कहा था कि हैमलेट एक रियल पर्सन था विद द ट्रेजिक फ्लॉ, जो कि उसके मेलैंकली थी जो कि उसे अनेबल टू एक्ट कर देती है। फ्राइडियन क्रिटिसिज्म इस पे अर्नेस्ट जॉन्स ने किया है। उसने कहा है कि हैमलेट जो है वो इडिपस कॉम्प्लेक्स में था और क्लॉडियस चूँकि वो एक सक्सेसफुल राइवल है तो हैमलेट उसे मार नहीं सकता, लेकिन वो पहले अपनी रिप्रेस्ड विश को माना जाता है। इसके अलावा टी.एस. इलियट ने इस पर न्यू क्रिटिसिज्म किया है जिसमें वो कहते हैं कि हैमलेट इज़ एन आर्टिस्टिक फेलियर क्योंकि बिकॉज इमोशन इज़ द एक्सेस ऑफ फैक्ट्स और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव फेल हो जाता है। उसके बाद ग्रीनब्लैट और डॉलीमोर ने इस पर को कल्चरल या मटेरियलिस्टिक क्रिटिसिज्म किया है और वो कहते हैं कि पोस्ट रिफॉर्मेशन क्राइसिस ऑफ नोइंग है। जो घोस्ट है वो एक कैथलिक परगेटरी है या प्रोटेस्टेंट डीमन है, और प्ले एक ऐसी वर्ल्ड को ड्रामेटाइज करता है जहाँ सर्टेनिटी इम्पॉसिबल है, आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है। फिर इस पर एक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म आया कि ओफिलिया साइलेंस है, जर्ट्यूड जो है उसकी सिर्फ बॉडी जो है वो डिस्कस हो रही है, पूरा कोर्ट जो है पेट्रियार्कल वायलेंस से भरा हुआ है और ओफिलिया की वॉइस जो है वो सिर्फ उसके सॉन्ग्स के थ्रू आ रही है। तो ये था हैमलेट।